नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जाति जनगणना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। आखिर क्या है जाति जनगणना? आखिरी बार कब हुई थी जाति जनगणना और अब क्यों जरूरी है? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जे.के. बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जे.के. बजाज डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिंह साहब से। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। एस.के. सिंह जी फॉर्मर डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस के। तो शुरुआत डॉक्टर बजाज साहब मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है, सामाजिक दृष्टि से भी, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, सामाजिक और नीतियों के हिसाब से भी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, क्या है जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना का इतिहास क्या है? यह भी जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि कब हुई थी और किस तरह इसका इतिहास रहा है। मनोज, ये जाति गणना का अर्थ ये है कि हम 1941 तक स्वतंत्रता से पूर्व जब भी जनगणना की जाती थी तो जातिगत प्रश्न पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है, उपजाति क्या है। और वो होता था, जब वो प्रश्न पूछा जाता था तो बाद में जो आंकड़े आते थे तो आपको ये भी पता चलता था कि इस जाति के इतने लोग हैं और उनमें उनके अन्य सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैसे हैं, कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, किस प्रकार की संपत्ति उनके पास है। इस प्रकार का सभी प्रकार के सोशो इकोनॉमिक आंकड़े आपके पास आ जाते थे प्रत्येक जाति के। जी। स्वतंत्रता के बाद हमने ये निर्णय किया गया था कि स्वतंत्र भारत में जाति महत्वपूर्ण नहीं होगी, इसलिए हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों के लिए हम जनगणना करते रहे हैं 1951 के बाद भी। अन्य जातियों के लिए नहीं की थी। पर हुआ ये है कि स्वतंत्रता के बाद ये इंक्लूसिवनेस का, सभी को मुख्य धारा से जोड़ने का बहुत बड़ा विषय उठा, जिसे भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था में बहुत गंभीरता से लिया गया। क्योंकि कोई भी जनतांत्रिक व्यवस्था ऐसे नहीं चल सकती कि बहुत सारे लोग मुख्य धारा से बाहर हों। जी। तो इसलिए प्रारंभ से ही बहुत बड़ा प्रयास किया गया कि जो लोग मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं अंग्रेजी शासन के समय या उससे पहले, उन सबको किसी न किसी प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। पहले अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, जिनके लिए आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे। 73 के बाद हमने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, जो बहुत बड़ा वर्ग है, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करना प्रारंभ किया। जी। और लगभग 50 साल से हम उनके लिए आरक्षण कर रहे हैं। और जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर प्राय 50% हमारी जो सार्वजनिक नौकरियां हैं और अन्य जो अपने शैक्षणिक संस्थानों में जो स्थान उपलब्ध हैं, उनमें से प्राय 50%, वस्तुतः 50% से कुछ अधिक ही जी हम आरक्षण के आधार पर दे रहे हैं। पर ये सब हम कर रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि किस जाति में कितने लोग हैं, क्योंकि अंतिम आंकड़ा तो हमारे पास 1931 का है जी। और उन विभिन्न जातियों की कितनी जनसंख्या है और उनकी विभिन्न सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर, सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर क्या स्थिति है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमने निर्णय किया कि प्राय 100 साल बाद हम अब
जब जनगणना करेंगे तो जातिगत जनगणना करेंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये भारतीय जनतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाएगा। जी। इसको हमारे जो इतना बड़ा प्रयास था कि सब लोगों को साथ लेकर चलना है, वो प्रयास और गहन होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बजाज साहब, इसके दूसरे पहलू भी हैं, वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन एसके सिंह साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो सरकार ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलेगा इससे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? सामाजिक और आर्थिक समानता को किस तरह बढ़ावा मिलेगा और नीतियों का जो क्रियान्वयन होगा उसमें किस तरह से उसका निर्माण होगा और कैसे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी? थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है जी। गवर्नमेंट का ये व्यू पॉइंट क्वाइट जेन्युइन है। हम सब जानते हैं आज का भारत जो कि डेवलप्ड कंट्री बनने के रास्ते पे बहुत प्रभावी तरीके से अग्रसर है। उसमें अगर जो लोग कमियां निकालते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस हमारे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, हमारे सारे पॉलिसीज और गवर्नेंस एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस हैं। वैसी सिचुएशन में हम इसके 3 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी। सरकार के इस कदम का 3 डायमेंशन में प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। पहला इकोनॉमिक डायमेंशंस, दूसरा सोशल डायमेंशंस और तीसरा पॉलिटिकल डायमेंशंस। एंड ऑल ये तीनों डायमेंशन अपने आप में रिसर्च के एक बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे आने वाले समय में भी काफी रिसर्च होगा और अभी भी रिसर्च चल रहा है। उसमें अगर इकोनॉमिक डायमेंशंस, अगर एकेडमिक डायमेंशंस की बात किया जाए तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इनइक्वालिटी को एड्रेस करना। जो आपने कहा इससे काफी हद तक सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एड्रेस हो जाएगी। विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम लोगों के सामने है इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, चाहे वो इनइक्वालिटी एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, एक्सेस टू गवर्नमेंट रिसोर्सेज में हो या एक्सेस टू वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स में हो। ये सारी इनइक्वालिटीज हमारे डेवलपमेंट के पेस को सप्रेस करती हैं। इसलिए विकसित भारत के रास्ते में इनइक्वालिटी एक बड़ी बाधा है और हमें पूरा भरोसा है कि ये कास्ट बेस्ड, अगले सेंसस में कास्ट बेस्ड डेटा ऐड करने से काफी हद तक एक्यूरेट फिगर हमें मिलेगा जो हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में काफी हद तक सहायक होगी। चूंकि मैं डेटा के फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इस समय मैं गवर्नमेंट को आपके चैनल के माध्यम से ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि वैलिड एंड रिलायबल एस्टीमेट कास्ट पे और सब कास्ट पे जनरेट करना एक मैराथन टास्क होगा। हमने खुद 3 मिलियन के साइज पे, 3 मिलियन के पॉपुलेशन साइज जो सर्वे हमारा इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बिहाफ पे करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हम उसमें भी कास्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं। ओरिजिनल कास्ट भी पूछते हैं और कास्ट ग्रुप भी पूछते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कास्ट की सिचुएशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया में अराउंड 3000 कास्ट हैं जी, अराउंड 25,000 सब कास्ट हैं। अभी बजाज साहब जिस लास्ट सेंसस जो 1931 की बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट किया था। वहां हमें 4,500 से ज्यादा कास्ट, एग्जैक्टली अगर कहें 4,647 कास्ट मिले थे। अगर आप 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे देखें, उसमें 46 लाख कास्ट की सब कास्ट की एंट्री हुई है, जो कि हकीकत से परे है। हम सबको भरोसा है कि कास्ट और सब कास्ट जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक काफी वैरी कर रहा है, उसमें यूनिफॉर्म डेटा कलेक्ट करना, वैलिड एंड रिलायबल डेटा कलेक्ट करना एक रियली चैलेंजिंग टास्क होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
जी ये हुआ हमारा एकेडमिक यूटिलाइजेशन ऑफ कास्ट डेटा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सोशल डायमेंशन। गवर्नमेंट के अराउंड 40 फ्लैक्सी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 40 वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो अभी तक प्राइमरली पॉवर्टी एंड जेंडर सेंट्रिक हैं। पॉवर्टी एंड जेंडर सेंट्रिक। इवन प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देखें, वो घर महिलाओं के नाम से दिया जाता है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, अगर ये महिला सम्मान निधि अगर हर एक स्टेट में शुरू हो रहा है धीरे धीरे एक एक करके, वो भी वीमेन, इसलिए हमने कहा जो 2 डायमेंशंस थे पॉवर्टी एंड जेंडर, उसमें एक तीसरा डायमेंशन ऐड हो जाएगा, जिससे हमारे सोशल प्रोग्राम में काफी सहूलियत मिलेगी। जो थर्ड डायमेंशन है विनोद जी, सॉरी मनोज जी, थर्ड डायमेंशन जो हमारा है पॉलिटिकल डायमेंशन, ये थोड़ा स्लिपरी ग्राउंड पे है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम जितने भी इस कंट्री में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपना बेस तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपना बेस स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं। उस बैलेंस में हम एकेडमिशियन से देख रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डेटा बहुत केयरफुली कलेक्ट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अदरवाइज कास्ट एंड सबकास्ट का डेटा कई तरह के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। जी बिल्कुल। हमें उसके साइड इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जी जाहिर सी बात है एसके सिंह साहब, आपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से किस तरह से इसकी आवश्यकता है जातीय जनगणना की और क्या इसके फायदे होंगे, इसके बारे में आपने हमको बताया। लेकिन बजाज साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जब हम जनगणना की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो राज्यों की भूमिका एक महत्वपूर्ण पहलू उभर के सामने आता है। 1931 का आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर हम इतिहास को देखते हैं कि 4147 जातियों का उल्लेख किया गया था उस रिपोर्ट में, और जो 2011 में जनगणना की गई थी, जिसमें जातियों का भी उल्लेख किया जाता है, जिसकी घोषणा सरकार ने नहीं की थी, सार्वजनिक जिसको नहीं किया गया था, उसमें लाखों की बात कही गई। राज्यों की भूमिका, केंद्र सरकार का अपना डाटा, सरकार सबका साथ सबका विकास करना चाहती है, लेकिन जातियों में हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था उलझी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको दूर करने के लिए इस कदम को कैसे देखते हैं? मनोज, पहले मैं ये विषय ले लूं कि ये जातिगत जनगणना हमने की थी 2011 में, उसको उपयोग हम नहीं कर पाए क्योंकि उसमें थोड़ी चूक हो गई थी। और ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार वो चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना के लिए सबसे पहले आपको सूचियां बनानी होती हैं जाति की। वो बिना सूची के किया गया था 2011 वाला जो जनगणना की गई थी। जो भी जाके पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, और जो नाम बताता था जाति का, वो लिख लिया जाता था। और वो जब डेटा आया तो वो क्योंकि एक ही जाति के लोग अपने को विभिन्न प्रकार से पुकारते हैं, और इसी प्रकार एक ही जाति के लोग उनके स्पेलिंग्स जैसे वो लिखते हैं वो अलग हो जाता है। इसलिए जैसे सिंह साहब कह रहे थे, वो कई दसियों लाख जातियां आ गई। उससे अब बचना पड़ेगा अगर हमने प्रामाणिक ढंग से करना है। तो उसमें एक तो SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूचियां तो हमारे पास हैं, क्योंकि हम हमेशा वो करते आए हैं उनका जनगणना। उनको जैसे हर बार सुधारा जाता है, उनमें जोड़ा घटाया जाता है, वो किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ सूचियां हैं हमारे पास, पर उसमें यह है कि प्रत्येक राज्य के लिए केंद्र की सूची अलग है और राज्यों की सूची अलग है। तो उन दोनों सूचियों का मिलान करना पड़ेगा। मैं जब उसमें रोहिणी आयोग में ये सब कैटेगराइजेशन का विषय देख रहा था, तो उस समय हमारा एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये भी थी कि इन सूचियों को सुधारा जाए। इन सूचियों में बहुत डुप्लीकेशन है, बहुत गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। तो प्रयास हमने वो किया था अपनी रिपोर्ट में। तो उसे करते हुए हमें पता चला कि इन सूचियों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो
उसमें डुप्लीकेशन की बहुत संभावना है। तो ये एक बड़ा काम है। अभी जो केंद्र की सूची है उसमें 2600 के आसपास अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जी और इन 2600 में उपजातियां हैं, कुल मिला के वो 5-6 हजार हो जाती हैं। और फिर राज्यों की अलग सूचियों में इससे अधिक शायद 2-2.5 हजार जातियां होंगी। तो उन सब की सूची बनानी पड़ेगी, और ये नहीं करेंगे, हर एक की सूची बना के उसका यूनिक कोड नहीं देंगे तो हम उसी गलती में पड़ जाएंगे जो 2011 में हुई थी। जो जातियां अभी किसी आरक्षण की सूची में नहीं है, मांग करती रहती है कि हमें किसी सूची में डाला जाए, उस मांग का उत्तर देना है। तो जनगणना में उनका जो आंकड़े होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जी तो वो भी करना पड़ेगा। इसलिए जैसे सिंह साहब भी कह रहे थे, इसको प्रामाणिक ढंग से करना है, तो उसका सबसे पहला तो ये है कि हम शुद्ध प्रामाणिक सूचियां बनाएं, हर जाति उपजाति का एक यूनिक पृथक कोड दें और उसके अनुसार जनगणना करें। मुझे पक्का है कि ये काम हो रहा होगा, और उसमें मुझे ये भी लगता है कि जो हमने सूचियां बनाई थी वो काम आएंगी। बजाज साहब, एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहता हूं। महत्वपूर्ण है, रोज मैं ये बात करता हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि ये जब हम जातियों के केवल जब हम जनगणना कर लेंगे तो केवल उनकी संख्या के आंकड़े नहीं दें, हम उनकी संख्या को, प्रत्येक जाति को उसके आर्थिक और सामाजिक विभिन्न पहलुओं पर जो डेटा इकट्ठा होता है सेंसस में, उसके साथ जोड़ के क्रॉस टेबुलेशन करके भी दें। क्योंकि वो क्रॉस टेबुलेशन होगी तो ये जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हमारी संख्या तो इतनी अधिक है, हमें इतना स्थान मिलना चाहिए, उसका उसमें उत्तर आ जाएगा कि आपको कितना स्थान मिल चुका है या नहीं मिल चुका। क्योंकि केवल जनसंख्या गिनेंगे तो इस प्रश्न का समाधान नहीं होता। पर जनगणना का महत्व यह है कि आप संख्या भी गिनते हैं और प्रत्येक जाति उपजाति प्रत्येक वर्ग के विभिन्न। बजाज साहब कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। जाहिर तौर पर जातीय जनगणना को लेकर जनता के मन में भी कई सवाल हैं। आखिर इससे क्या फायदा होगा और क्या इसके असर पड़ेंगे समाज पर, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा नीतियों का भी है। जाहिर सी बात है, सरकार ने आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की बात कही है, इस बात पे जोर दिया है मोदी सरकार ने कि सबको योजनाओं का लाभ मिले, समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिले। लेकिन यह तभी होगा जब पारदर्शी पूर्ण ढंग से जाति जनगणना होगी। इसको आप कैसे देखते हैं नीतिगत योजना के संदर्भ में? जी, निश्चित रूप से मार्जिनलाइज जो हमारे ग्रुप हैं, जो हमारे भाई बहन पिछड़ी जातियों से, अति पिछड़ी जातियों से, दलित समाज से, महादलित समाज से आते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये सारे प्रोविजन के बावजूद भी वो बेनिफिट उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हम बजाज साहब के इस पॉइंट से कंप्लीटली एग्री करते हैं कि केवल संख्या नहीं बल्कि उसका क्रॉस क्लासिफिकेशन होना चाहिए और उसमें भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को लेना चाहिए। और उसके लिए सरकार को करेज दिखानी चाहिए कि जो लोग एक निश्चित सीमा के ऊपर आ चुके हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो बेनिफिट जो पिछली पायदान पे पड़े हुए हैं उनको लेने दें। इसीलिए हमारा मानना है कि जाति जनगणना में जो डेटा है, अगर वैलिड एंड एक्यूरेट डेटा हम कलेक्ट करने की स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, उससे डेफिनेटली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनका एम्पावरमेंट होगा, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी एंड लोअर लेवल पे काफी डिबेट होगा। हमारे सोशल साइंटिस्ट उस डेटा को मार्जिनलाइज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए, नए नए रिसर्च के लिए काम में लाएंगे। लेकिन खतरनाक बात यह है कि बाबा साहब की इच्छा के खिलाफ हम कास्ट आइडेंटिटी को रीइंफॉर्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि भारत के विकास के लिए जाति प्रथा कंप्लीटली खत्म होनी चाहिए जी, जो कि धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। लेकिन किसी गिवन सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन में हमें उसी कास्ट को
दोबारा रीइंफोर्स करना पड़ रहा है। जी, लेकिन सिंह साहब ये तो सच्चाई है इस देश की, चाहे बात मैं आर्थिक दृष्टि की करूं या राजनीतिक या सामाजिक, जाति एक सच्चाई है, इसे कोई माने या ना माने। लेकिन बजाज साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप जैसा दोनों लोगों ने कहा कि जाति जनगणना के फायदे क्या होंगे, समाज में आर्थिक सामाजिक दृष्टि से क्या फायदे होंगे, लेकिन 1931 में जाति जनगणना की गई और उसके बाद से लेकर अब तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी आज शोर मचाती है जाति जनगणना के लिए। लंबे समय कांग्रेस ने देश में राज किया, तो इस मामले को क्यों उलझाए रखा? जी, सबसे बड़ा लाभ जाति जनगणना का ये होगा कि हमें स्पष्ट पता चलेगा कि कौन सी जातियां मार्जिनलाइज्ड हैं, कौन सी जातियां डिप्राइव्ड हैं या अन्यों से अधिक डिप्राइव्ड है, अन्यों से अधिक मार्जिनलाइज्ड है। जाति जनगणना के बिना वो हमें मिल नहीं सकते थे आंकड़े, जो अभी हमें मिल जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि ये हमने ये उप श्रेणीकरण पर काम किया, तो वो स्पष्ट दिख रहा था कि आपने जो बड़ी सूचियां बनाई हैं पिछड़ी जातियों की और अनुसूचित जातियों को भी, अनुसूचित जनजातियों की भी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो उन सूचियों में हैं सभी के सभी। बजाज साहब मेरे पास समय का अभाव है, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जाति जनगणना की बात जब होती है तो उसमें जो हिंदू समाज के जातियां हैं उनका तो उल्लेख खूब होता है, लेकिन जो दूसरी माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी जो है वर्ग है, उसमें भी क्या जातियों की गणना होगी? जी, ऐसा है कि हमारी जो पिछड़ी जातियों की सूची है उसमें 200 से कुछ अधिक मुस्लिम जातियां हैं, शायद 300 के आसपास हैं। मुस्लिम में जातियां होती हैं 40-50 जो हैं वो क्रिश्चियन जातियां हैं। उनकी जनगणना तो होगी ही जब हम ये करेंगे जातिगत। प्रश्न ये है कि जो पिछड़ी जातियों में सूचित नहीं है उनकी भी हमने जनगणना मुसलमानों और ईसाइयों में करनी है या नहीं, मुझे लगता है कि वो करनी पड़ेगी। अनुसूचित जो पिछड़ी जातियों की सूची में है उनकी तो आपको करनी ही है, क्योंकि पहले ही वो सूचीबद्ध है। पर उससे बाहर जो माइनॉरिटीज में जातियां हैं, उपजातियां हैं, मुझे लगता है कि उनकी जनगणना भी हमें करनी चाहिए। जाहिर सी बात है बजाज साहब, जाहिर सी बात है बजाज साहब, एसके सिंह साहब, जब हम बात करते हैं देश में आर्थिक समानता की, सामाजिक समानता की, राजनीतिक समानता की, तो हमें यह पता भी होना चाहिए जो जातीय जनगणना है उसके अनुसार क्या तस्वीर उभर के देश की सामने आती है, ताकि सरकार सबका साथ सबका विकास का जो उसका मूल मंत्र है उसको जमीनी स्तर पर नीतियों के, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभान्वित लोगों को कर सके। सिंह साहब आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बजाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।